हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जेईई मेंस फेज 2 का फिजिक्स पेपर सॉल्यूशन गाइस। ठीक है, ऑलरेडी हमने दो वीडियो जो है कंप्लीट किए हुए हैं, दो पेपर का डिस्कशन ऑलरेडी हो गया है। वीडियोस का जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वॉच कर सकते हो गाइस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले टाइम। क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे भी देखेंगे, पहला क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एप्सिलॉन d5 डिवाइडेड बाय dt आर सिमिलर टू। अब यहाँ पे ये चीज जो है आपको कहाँ पे पढ़ाई जाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ाई जाती है गाइस। एप्सिलॉन d5 डिवाइडेड बाय dt इज नथिंग बट दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। ये जो डायमेंशन होगा किसके इक्वल होगा? करंट के ही इक्वल होगा। क्लियर? यहाँ पे टाइम का रखोगे, फाई का रखोगे, एप्सिलॉन का रखोगे, तो आपको जो मिलने वाला है करंट बोले तो एंपियर। एज करंट तो करंट है, कोई सा भी करंट हो यार, ठीक है, उसका कांसेप्ट माना कि अलग है, लेकिन है तो करंट। इसका डायमेंशन गाइस किसके इक्वल होगा? आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक करंट के गाइस। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मरियल क्वेश्चन है याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन क्या है? 6 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर ईच आर कनेक्टेड एट शोन इन द फिगर। आपको दे रखा है, देख सकते हो। ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट्स ए एंड बी आपको चाहिए गाइस। ठीक है, यहाँ पे आपको डायग्राम बना के ऐसा दिया हुआ है, क्लियर है, सिंपल सा आप देख सकते हो भाई। ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, आपके सारे जो है रेजिस्टेंस ऐसे जोड़े हुए हैं, क्लियर, यहाँ पे भी लगाए हुए हैं, देख लीजिए, क्लियर है, और यहाँ पे भी एक लगाया हुआ है। मेरे पास ये पॉइंट ए है, दिस इज बी। ठीक है, ए और बी के बीच क्या चाहिए मेरे को? यहाँ पे आपका सी पॉइंट दे रखा है, ये आपका सी पॉइंट है गाइस। ठीक है, सो यू टास्क यू टू फाइंड द आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। सिंपल सा क्वेश्चन है यार। ठीक है, सारे रेजिस्टेंस आपको आर आर देख रहे हैं, सब आर आर भाई साहब, नहीं आया समझ, सब आर आर। ठीक है, देख लो क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? आर इक्विवेलेंट चाहिए। मरियल से क्वेश्चन है यार। ठीक है, आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा घुमा रहा है, लेकिन ये ब्रिटिश ब्रिज का क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, देखो यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे होता है R1 डिवाइडेड बाय R2 इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R4। ठीक है, ब्रिटिश ब्रिज की कंडीशन होती है, अगर वो बैलेंस होता है, ठीक है, इन दोनों का रेशियो देखो तो बराबर आएगा, इसका मतलब इसका यहाँ पे कोई काम नहीं भाई। ठीक है, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं, तो इसको मारो गोली। अब देखो यहाँ पे सीरीज में आ गए, सीरीज में आ गए तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा? कितना आ जाएगा बोलो तो? इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा आपके पास 2R। कितना आ जाएगा? 2R। R1 प्लस R2 जो भी है ना, तो आपके पास दोनों बराबर है, तो कितना हो जाएगा? 2R। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, ये भी सीरीज में है, तो इनका भी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? इनका भी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? इनका भी इक्विवेलेंट 2R। क्लियर है? अब ये तीनों के तीनों किसमें है? पैरेलल में है। ठीक है, तो ये R है, 2R है, 2R है, इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? 1/R इक्विवेलेंट जो आएगा 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R। ठीक है, इन पे कितना हो जाएगा? देखो 2 डिवाइडेड बाय 2R प्लस 1/R। ठीक है, 2 ने 2 को बल्ले बल्ले कर दिया, आंसर कितना आएगा? 2/R। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा भाई? आपके पास आ जाएगा R/2। ओके गाइस, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको अच्छे समझ आई होगी। ठीक है, मरियल से क्वेश्चन तो कोई बड़ी बात नहीं है गाइस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस रे ऑप्टिक्स लेंस से आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? यू कैन सी अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ आपको दे रखा है कितना? 20 सेंटीमीटर। क्लियर? इन एयर इज मेड ऑफ ग्लास, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, मतलब जिस मटेरियल से बना हुआ है, जिस ग्लास से बना हुआ है, उसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 1.6 दे रखा है। What is its focal length when it is immersed in a liquid of refractive index 1.8 दे रखा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे आपको लेंस मेकर फार्मूला आना चाहिए गाइस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कई बार जो है एक चीज बताते हैं आपको। तो फोकल लेंथ इन केस ऑफ लेंस मेकर फार्मूला क्या होती है? 1/f इक्वल टू म्यू लेंस डिवाइडेड बाय म्यू सराउंडिंग। आया समझ में? अगर सराउंडिंग एयर है तो यहाँ पे 1 फुट कर देते हैं, अगर सराउंडिंग प्रेजेंट है तो फिर आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, डिवाइड इनटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे एक कहानी दे रखी है, उसकी फोकल लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर आपको दे रखा है इन केस ऑफ एयर मीडियम। ठीक है, अगर मेरे पास मीडियम क्या है, आपको कुछ दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, लिक्विड, तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1.8 है, उस केस में आपको इसकी फोकल लेंथ निकालना है। ठीक है, तो क्लियर? सबसे पहले यहाँ पे आप एयर मीडियम में फोकल लेंथ निकालिए। 1/f एयर इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो तो यहाँ पे इसकी दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर, बाद में अपन इसको यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, और ये आपके पास कितना हो जाएगा? 1.6 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से देखो मैं लाइट रेज को इधर से मार रहा हूँ आती हुई। ठीक है, तो इसके लिए प्लस और इसके लिए नेगेटिव। ठीक है, तो 1/r प्लस 1/r। क्लियर? मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.6 मल्टीप्लाई ऊपर 2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय r हो जाएगा। क्लियर? तो मेरे पास यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है निकल के आ जाएगा। क्लियर? और इसी के लिए इन्होंने हिंट दिया हुआ है, f a की वैल्यू जो है आपको दे रखा है कितना? 20 सेंटीमीटर। क्लियर? अब इसको मैं फिर से मीडियम में लगाऊंगा तो f मीडियम में कितना हो जाएगा? ये वाला फार्मूला कितना? 1.6 डिवाइडेड बाय 1.8 माइनस 1। क्लियर है? और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर है? अब यहाँ पे फिर से वही कहानी सेम रहेगी भाई। ठीक है, दोनों के लिए क्या हो जाएगा? दोनों बराबर है r1 r2,
है ना, इक्विकॉन्वेक्स लेंस अपन मार रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 0.2, क्योंकि एलसीएम लोगे ना तो 1.6 माइनस 1.8 तो कितना आएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 1.8 और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा बेटा 2 डिवाइडेड बाय r। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो प्लस ही रहेगा, तो 2 डिवाइडेड बाय r हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास फोकल लेंथ मिल जाएगी, एफ की वैल्यू आपको दे रखा है गाइस। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्लियर, अब मैं क्या करता हूँ, एफ आपको दे रखा है 20, तो मैं यहाँ से r निकाल ले रहा हूँ, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, देखो तो 0.6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, तो आपका जो है आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब 1/fm जो है आपके पास कितना मिल जाएगा, माइनस का 0.2 डिवाइडेड बाय, तो इसको मैं हटा सकता हूँ, तो सीधा सीधा 18 बचेगा। ठीक है, पॉइंट मैंने रिमूव कर दिया और मल्टीप्लाई 2 और r की वैल्यू कितनी यहाँ पे 0.6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, अब इसको साथ में सॉल्व कर लें तो बेटर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोनों दो कट गए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस 1/18 और मल्टीप्लाई कितना यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ एक 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 1/18 मल्टीप्लाई 6। अब इसके इनवर्स करोगे तो एफ इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 108 सेंटीमीटर गाइस। ठीक है, माइनस आया है, माइनस का मतलब होता है कैसा बिहेव करेगा, ये कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा। क्वेश्चन देखिए जो रोटेशन से आया है, क्वेश्चन क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट सेंट्रल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज आई, then moment of inertia of the given assembly is where each round object is of the same mass and same radius। आपको जो है डायग्राम बना के दिया हुआ है, आप देख सकते हो भाई। ठीक है, यहाँ पे जो है एक आपके पास रिंग डिस्क है सॉरी, और जो है यहाँ पे आपके और जो दे रखे हैं तो बॉडी बना के गोलू मोलू से, है ना, और एक क्लास में क्वेश्चन कराया जाता है भैया। क्लियर, ये आपको सेटअप बना के दिया हुआ है, यहाँ से जो इसकी एक्सिस पास कर रही है। ठीक है, आपके पास डिस्क बोला हुआ है, ये आपके पास होलो स्फीयर है, ये आपके पास एसएस बोले तो सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। मेरे लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन बना के दिया और ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। ठीक है, रिंग को लेके डिस्क को लेके, लेकिन इस बार इसमें कॉन्फ़िगरेशन वही रखा है, बट यहाँ पे बॉडीज चेंज कर दिया, डिस्क है, होलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन निकालेंगे। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे से पूछ रहा है, तो भाई देखो डिस्क का कितना होता है, डायमीटर के थ्रू, डायमीटर के थ्रू डिस्क का होता है mr²/4। सबका मास और रेडियस भाई साहब बराबर है। ठीक है, सबका मास और रेडियस क्या है, सबका बराबर है, तो mr²/4 डिस्क का तो खत्म हो गया। अब देखो बेटा यहाँ पे जो है ना ये स्फीयर दे रखे हैं, एक स्फीयर है, एक आपका सॉलिड स्फीयर, एक आपका होलो स्फीयर है। तो सॉलिड स्फीयर के केस में उसके सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज 2/5 mr²। बट ये जो एक्सिस है ना इसके टेंजेंट से पास कर रही है, टेंजेंट से पास कर रही है, तो हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे IC + MD²। तो IC कितना हो जाएगा आपके पास 2/5 mr² प्लस, अब यहाँ पे क्या है सॉलिड स्फीयर, तो यहाँ से डिस्टेंस r, तो md के स्क्वायर बोले तो mr²। ठीक है, ये मेरे पास सॉलिड तो हो गया। नेक्स्ट जो है आपके पास सिमिलर आपको होलो स्फीयर का लिखना है, इसका डायमीटर या सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो होता है दैट इज 2/3 mr²। ठीक है, इसके लिए भी एक्सिस टेंजेंट है, तो टेंजेंट के अबाउट अपने को पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, तो 2/3 mr² प्लस md²। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा mr²। सॉल्व कर लीजिए, विल गेट योर आंसर। कितना आएगा mr²/4 प्लस यहाँ पे करोगे तो 7/5 mr² प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 mr² डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा 199 डिवाइडेड बाय 60 mr²। ठीक है, इस पूरे कैलकुलेशन करके अपन सॉल्व करेंगे, सो विल गेट 199 डिवाइडेड बाय 60 mr²। बट क्वेश्चन उसने बोला है डिस्क का सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मतलब जब डिस्क आपके पास ऐसी रखी होगी तो उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो कि परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ द डिस्क, तो उस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है दैट इज mr²/2 होता है। ठीक है, तो मेरे से जो आंसर पूछ रहा है वो आई के टर्म्स में पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको कुछ आइडियाज मान लेता हूं। ठीक है, क्योंकि आई मुझे जो ऑलरेडी दे रखा है, तो यहां से मुझे mr²/2 चाहिए, है ना, तो मैं क्या करूंगा 199 तो एज इट इज रहेगा, मैं 60 को ब्रेक कर लूंगा, तो 60 कितना 30 और मल्टीप्लाई mr²/2 कर दूंगा। ठीक है, तो इस पूरी की जगह में क्या रिप्लेस कर सकता आई, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 199 डिवाइडेड बाय 30 इनटू आई। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ऑफ द गिवन सिस्टम गाइस। ठीक है, आई होप की चीज आपको अच्छे समझ आई होगी, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं थी गाइस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी अ ब्लॉक ऑफ मास एंड स्लाइड्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन आपको दे रखा है 60 डिग्री विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g/2 दे रखा है, देन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन ब्लॉक एंड प्लेन इज। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे पास इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, इंक्लिनेशन कितना दे रखा है 60 डिग्री, ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट सपोज करो म्यू है, और इसका जो एक्सीलरेशन दैट इज g/2 आपको दे रखा है। ठीक है, तो इसमें फ्रिक्शन जो पीछे की तरफ लगेगा Fr, और इसकी अगर बात करें तो इस पे डाउनवर्ड लगेगा mg। ठीक है,
इधर बिल्कुल एकदम परपेंडिकुलर, ठीक है, mg ऐसे, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, अगर ये 60 है ये भी 60 है, आपको आता होगा तो इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा mg cos 60, ठीक है, और इधर नॉर्मल जाएगा परपेंडिकुलर टू सर्किल, दैट इज नॉर्मल, और इसको जो नीचे लेके आएगा वो होगा mg sin 60, ठीक है। आया समझ में? तो इसका अगर मैं एक्सीलरेशन, इसका नेट फोर्स लिखो डाउनवर्ड, तो कैसे लिखोगे, F नेट इक्वल टू आ जाएगा mg sin 60 माइनस Fr, ठीक है। और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, नॉर्मल आपके पास कितना है, mg cos 60 दे रखा है आपको, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स आपको पता है Fr इक्वल टू कितना होता है, μ into n, ठीक है। तो सिंपल सा है, मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख देता, लेकिन फिर भी यार तुझे कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए भाई, ठीक है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता एक्सीलरेशन आपका कितना होता है, g sin थीटा, आया समझ। अगर फ्रिक्शन आ जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, फ्रिक्शन ही प्रेजेंट है तो g आपका बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा g into sin थीटा माइनस b cos थीटा और आ जाएगा भाई साहब, ठीक है। ये होता है एक्सीलरेशन, डायरेक्ट आप लगा सकते हो, लेकिन फिर भी तुझे कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, इसलिए मैं सारी चीज आपको प्रॉपर तरीके से बता रहा हूं भाई, ठीक है। तो f नेट की जगह मैं f ma लिख दूंगा, और यहाँ पे m कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा g sin 60 माइनस fr की वैल्यू म्यू तो रहेगा, और आपके पास n की वैल्यू m g, तो m मैंने कॉमन लिया, अंदर बचेगा g cos जो है आपका 60 बच जाएगा, m ने m को बल्ले बल्ले कर दिया, a की वैल्यू आपको दे रखा है g/2, कितना दे रखा है g/2, g यहां से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा sin 60 की वैल्यू √3/2 माइनस म्यू cos 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है ना, g को g उड़ा दिया भाई साहब, ठीक है। अब यहाँ से जो है आप सॉल्व कर लो, 2 ने 2 को मार दिया, क्लियर। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा √3, और यहाँ पे बचेगा माइनस का म्यू, ठीक है। तो बेटा इसको अंदर ले जाओ तो कितना हो जाएगा √3 माइनस 1, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू हो जाएगी। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अगर तुझे याद था तो डायरेक्ट तुम ये फार्मूला लगा सकते थे, अदरवाइज कांसेप्ट बेटा आपका ये होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, एनालिसिस से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रे ऑप्टिक्स से रे पूछा हुआ है, टू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर आर केप्ड 10 सेंटीमीटर अपार्ट, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंसेज इज कॉमन, फाइंड इक्विवेलेंट पावर ऑफ द लेंस सिस्टम। तो हमें क्या चाहिए, इक्विवेलेंट पावर चाहिए भैया। तो सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मालूम होना चाहिए। तो लेंस कौन से आपके पास, कॉन्वेक्स लेंसेज है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे दो कॉन्वेक्स लेंसेज है, ये क्वेश्चन जो है लेंस के कॉम्बिनेशन से आया, तो आपको लेंस कॉम्बिनेशन में दो तरीके से सिखाया जाता है, एक कांटेक्ट में हो, दूसरा आपको ये सिखाया जाता है कि जब दो लेंसेज किसी में हो, सेपरेशन पे रखे हो किसी, ठीक है। तो इनकी आपको फोकल लेंथ दे रखा है, इसकी कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर, और इसकी कितनी दे रखा है आपके पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बोथ आर सेपरेटेड डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे इनकी क्या चाहिए, पावर चाहिए। इसकी पावर p1 मान लो, इसकी कितनी मान लो p2 मान लो, इसकी फोकल लेंथ जो है f1 मान लो, इसकी कितनी मान लो f2 मान लो, ठीक है। तो 1/f इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे, 1/f1 प्लस 1/f2 और माइनस d डिवाइडेड बाय f1 f2, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करोगे, 1/f इक्विवेलेंट जो आंसर आएगा वही आपका p इक्विवेलेंट हो जाएगा, जस्ट रेसिप्रोकल कर देना है, समझ रहे हैं कि नहीं, है ना। तो आपके पास 1/f1 की वैल्यू कितनी है 30, साइन कन्वेंशन भी करना पड़ेगा। अब कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ होती है प्लस होती है, ठीक है, प्लस 1 आपके पास 10 हो जाएगा, माइनस d कितना है बेटा आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, हो गया, 10 ने 10 को उड़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास f इक्विवेलेंट कितना निकल आएगा, देखो तो जरा 30 एलसीएम ले लो, ऊपर कितना बचेगा 4, 3 प्लस 1, क्लियर है 4, और यहाँ पे माइनस 1/30, ठीक है। तो f इक्विवेलेंट ध्यान से देखो कितना आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 3, बोले तो कितना 10 सेंटीमीटर, क्लियर है। अरे भाई देखो ना, 4 माइनस 1 कितना 3, अब इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो कितना 30/3 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आपके पास जो p इक्विवेलेंट आता है वो आता है p1 प्लस p2 माइनस कितना p1 p2 into d, ये फार्मूला हो जाता है। जस्ट 1/f1 की जगह p1 रखोगे, 1/f2 की जगह p2 रखोगे, माइनस तो माइनस रहेगा, p1 p2 और d2 है यही आपका, ठीक है। क्लियर है, मेरे पास p इक्विवेलेंट होती है। अब आपको जो है ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपके पास f इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे p इक्विवेलेंट जो आ जाएगी 1/f इक्विवेलेंट का जस्ट इनवर्स लेना है, ठीक है। ये किसमें है, सेंटीमीटर में है। अगर मुझे इसको मीटर में चाहिए, क्योंकि आंसर जो आ रहा है पावर को डायोप्टर में आ रहा है, डायोप्टर जो कि ऐसा यूनिट होती है, ठीक है। इसको जो 100 से भाग रहा होगा तो 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा f इन मीटर, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी 10, क्लियर है। तो आंसर कितना है, 0 ने 0 को मार दिया तो 10 डायोप्टर, वो भी प्लस की आ रही है, ओके ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू रॉड्स हुज लेंथ आर आपको दे रखा है रेशियो 1:3 दे रखा है, मतलब आपके पास दो रॉड है जिनके लेंथ का रेशियो दे रखा है L1:L2 दैट इज 1:3, ठीक है, 1:3 दे रखा है। एंड डायमीटर आर इन द रेशियो, डायमीटर दे रखा है आपके पास d1 डिवाइडेड बाय d2, कितना दे रखा है इसका रेशियो, दैट इज 2:1 दे रखा है,
ठीक है। देन रेशियो ऑफ इलोंगेशन ऑफ रॉड इफ फोर्स अप्लाइड एंड मटेरियल ऑफ रोड्स आर सेम, मतलब जो भी आप फोर्स लगा रहे हो और मटेरियल सेम होने का मतलब उनकी यंग मॉडुलस सेम है गाइस। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड से क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरे पास फोर्स F1 F2 है, यंग मॉडुलस दोनों की क्या है, बराबर है। ठीक है, तो मुझे डेल्टा L1 डिवाइडेड बाय डेल्टा L2 चाहिए, ये होता है इलोंगेशन। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यंग मॉडुलस से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सालों से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे यंग मॉडुलस का जो फार्मूला होता है दैट इज स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, F डिवाइडेड बाय A डेल्टा L डिवाइडेड बाय L। तो गामा इक्वल टू आपके पास आंसर आ जाएगा FL डिवाइडेड बाय A डेल्टा L। क्लियर है, आपके पास फार्मूला है, मुझे क्या चाहिए, डेल्टा L चाहिए, तो मैं डेल्टा L को इधर ले आता, यहाँ पे क्या बचेगा, L डिवाइडेड बाय A और मल्टीप्लाई में F डिवाइडेड बाय गामा चला जाएगा। अब ध्यान से देखो, उसने बोला है F डिवाइडेड बाय गामा आपका कांस्टेंट है, तो डेल्टा L जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा L डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा ओपन करूंगा, तो डेल्टा L1 डिवाइडेड बाय डेल्टा L2 इक्वल टू हो जाएगा L1 डिवाइडेड बाय L2 मल्टीप्लाई A2 डिवाइडेड बाय A1। ठीक है, हो गया भाई। ठीक है, अब जो आपको दे रखा है उसमें वैल्यू पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, डेल्टा L1 डिवाइडेड बाय डेल्टा L2 इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2 1/3 हो जाएगा। क्लियर है, A2 डिवाइडेड बाय A1 मतलब पाई R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई R1 का स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो सर्कुलर टाइप का होता है सिलेंडर वायर के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे 1/3 डायमीटर दे रखा है, लेकिन रेशियो है, समझ रहे हैं ना, आपको पता है रेडियस जो होती है डायमीटर का कितना होती है, हाफ होती है, तो वो सब करने की जरूरत नहीं, हाफ आप करोगे तो वो सब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रेशियो में डायमीटर हो रेडियस हो आंसर सेम आने वाला है। सब समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पे R2 डिवाइडेड बाय R1 जस्ट आपको क्या कर देना है, 1 डिवाइडेड बाय 2 पुट कर देना है, का होल स्क्वायर कर देना। क्लियर है, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 1 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पे 4 12। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1:12 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो। क्वेश्चन जो है आपका मैग्नेटिक्स में क्वेश्चन है, चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन ग्राफ ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ वर्सेस इट्स काइनेटिक एनर्जी इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। सिंपल सा है, समझ रहे हैं ना, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस रेडियस के ग्राफ में से पूछ रहा है। तो R इक्वल टू क्या होता है, mv डिवाइडेड बाय qb, है ना। जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाता है तो सर्कुलर पाथ लेता है, जब सर्कुलर पाथ लेता है तो उस केस में जो रेडियस आती है दैट इज R इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय qb। ठीक है, तो मेरे पास यहां से v की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज qb r डिवाइडेड बाय m। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, हो गया यार मेरा काम। m और यहाँ पे v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, q स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर। m ने m को मार दिया, सब टाइम पास। मुझे तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस r ग्राफ चाहिए, तो यहाँ पे भाई साहब देख लो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस ग्राफ कैसा आएगा, पैराबोलिक आएगा। कैसा आएगा, पैराबोलिक। समझ रहे हैं कि नहीं बाबा? ठीक है, तो मेरे पास जो ग्राफ आएगा दैट वुड बी समथिंग लाइक पैराबोलिक। तो काइनेटिक एनर्जी और आपके पास रेडियस, तो ग्राफ कुछ पैराबोलिक में चला जाएगा। देख लीजिए जो भी ऑप्शन आपका सही है। ये क्वेश्चन है गाइस थर्मोडायनामिक्स में, सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड वर्क डन फॉर द प्रोसेस शोन इन द फिगर। ठीक है, इस क्वेश्चंस के लिए ना आपको रिजल्ट ही दिखाया जाता है नोट्स में। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ऐसी कुछ प्रोसेस दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ बना के ये रहा ये रहा ये रहा। ठीक है, तो इस केस में जो वर्क डन दिखाया जाता है मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। यहाँ पे आपको जो प्रेशर इधर दे रखा है, वॉल्यूम आपको इधर दे रखा है, इस पे वैल्यू जो है 4 किलो पास्कल दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है 10 किलो पास्कल। ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है 50 सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ पे दे रखा है आपको 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्लियर है। तो इसका जो वर्क डन होता है गाइस, ये बात कैसा सर्कुलर है, सर्कुलर का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो रेडियस आएगी वो क्या आएगी, तो v2 माइनस v1 आ जाएगी का हाफ, और या तो आपके पास क्या होगी v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है, तो आप रेडियस की जगह चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको पुट कर सकते हो, या फिर मैं आप ऐसे कर सकते हो r1 r2। ठीक है, इसको r1 बोल दो, इसको r2 बोल दो, तो w इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई। ठीक है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा और यहाँ पे v2 माइनस v1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा v2 माइनस v1। मैं तो बोलता हूँ रिजल्ट को याद रखो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, एलिप्स भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, दोनों केस जो है आपको पढ़ाए जाते हैं। तो सिंपल सा फार्मूला तो कोई बड़ी बात नहीं थी। आपके पास v2 की वैल्यू ये है, v1 की वैल्यू ये है ना, ये आपके पास v1 है और ये आपके पास v2 है। ठीक, क्लियर है। जब इसको वैल्यू पुट करके यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 3 पाई बाई 40 जूल जो है आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आई होप ये चीज आपको समझ आई हो, कांसेप्ट समझ आना चाहिए बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द कॉलम्स में गाइस यू कैन सी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे जो है डिफरेंट गैसेस के लिए आपसे गामा की वैल्यू पूछ रहा है। तो गामा का जो फार्मूला होता है दैट इज Cp डिवाइडेड बाय Cv, और जब Cp और Cv की वैल्यू रखते हैं तो आपके पास जो फार्मूला आता है दैट इज 1 + 2 डिवाइडेड बाय f। ठीक है, अगर ये फार्मूला याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले गैस जो दे रखी है मोनोएटॉमिक गैस। तो मोनोएटॉमिक गैस के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी।
क्लियर, पहला केस। ठीक है, दूसरा आपको कौन सा दे रखा है, डायटोमिक रिजिड गैस। तो डायटोमिक रिजिड गैस है ना, इसमें दो मॉलिक्यूल है, मतलब उनके पास जो बॉन्ड है, समझ रहे हैं ना, जैसे O2 होता है तो इनके बीच जो बॉन्डिंग है ये फिक्स है ना, रिजिड है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी दैट इज 5। ठीक है, तीसरा जो दे रखा है डायटोमिक नॉन रिजिड। ठीक है, अगर डायटोमिक नॉन रिजिड है मतलब ये फ्लेक्सिबल है, तो उस केस में जो है आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी दैट इज 7, तो आपके पास फॉरेस्ट आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन भी इंक्लूड हो जाएंगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, 4 पार्ट। 4 पार्ट में क्या दे रखा है, ट्राइटोमिक नॉन लीनियर गैस। नॉन लीनियर है तो उस केस में आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 6 होती है। अगर लीनियर होता तो उस केस में आपके पास 5 हो जाती है गाइस। ठीक है, तो आईओ की चीज आपको समझ, आईओ की जस्ट यहां पे जाकर वैल्यू पुट करते जाना है, उन्हीं की करस्पॉन्डिंग जो है आपको गामा जो है मेल्ट कॉलम्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, लेट लैम्डा 1 बी द लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम and lambda 2 be the largest wavelength of gamma series, then lambda 1 divided by lambda 2 is। ठीक है, इन दोनों का मुझे रेशियो चाहिए। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे मेरे पास जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सीरीज होती है, आपके पास लाइमन होती है। ठीक है, आपके पास बार्मर होती है, n इक्वल टू 1 होता है, ये आपका n इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग लैम्डा 1 दे रखा है, इसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा 2 दे रखा है। तो लैम्डा का जो फार्मूला होता है दैट इज यहाँ पे r। ठीक है, हाइड्रोजन एटम में तो z स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू होती है 1 हो जाएगी, और 1 डिवाइडेड बाय n i का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय फाइनल का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास लैम्डा का जो है फार्मूला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लैम्डा 1 निकालते हैं। तो r 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बोले तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, जो आपको लैम्डा मैक्सिमम मिलती है लाइमन के केस में, जब ट्रांजिशन कहां से होता है, 2 से 1 या 1 से 2 में। ठीक है, तो आपके पास लैम्डा मैक्सिमम मिलेगा। तो यहाँ से मेरे पास जो लैम्डा 1 निकल के आएगा, ध्यान से देखो, जब एलसीएम करोगे तो 4 आएगा, ऊपर बचेगा 4 माइनस 1 तो 3। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3r। ठीक है, तो मेरे पास लैम्डा 1 जो है आ चुका है। सिमिलर आपको क्या निकालना है, लैम्डा 2 निकालना है। तो लैम्डा 2 के केस में क्या हो जाएगा, r 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर, क्योंकि इसके लिए यहाँ पे n इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे जो है आपका लैम्डा 2 की बात करें तो 1 बाय लैम्डा 2 तो कितना हो जाएगा 36, और यहाँ पे 9 माइनस 4 इंटू r। तो लैम्डा 2 की वैल्यू आ जाएगी 36 डिवाइडेड बाय 5r। ठीक है, मेरे से रेशियो पूछ रहा है, तो लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 कितना आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 3r। ठीक है, अब इसको डिवाइड करोगे तो ऊपर जाएगा 5r डिवाइडेड बाय 36, r में r को उड़ा दिया, 4 9 जा 36, तो 5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 27 जो है आपका आंसर गाइस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन सी टू पार्टिकल्स A and B आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड विद द सेम स्पीड एट एंगल्स। आपको दे रखा है 45 प्लस थीटा, और दूसरा एंगल दे रखा है 45 माइनस थीटा। क्लियर, ये आपको एंगल दे रखा है विद द हॉरिजॉन्टल। इफ द टाइम्स ऑफ फ्लाइट आर TA एंड TB, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग TA दे रखा है, इसकी करस्पॉन्डिंग आपको TB दे रखा है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली देन TA डिवाइडेड बाय TA आपको निकालना है। समझे, मतलब इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है भाई, TA डिवाइडेड बाय TB का रेशियो जो है आपको पूछ रहा है कि किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो कितना होता है, 2uy डिवाइडेड बाय g। ठीक है, तो uy का कंपोनेंट कितना होगा, u sin थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय g। ठीक है, मैं डायरेक्ट जो इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो TA डिवाइडेड बाय TB, समझे, डायरेक्ट जो है रेशियो निकाल लो। तो यहाँ पे आपका जो है TA 2u, और यहाँ पे sin एक के केस में कितना दे रखा है 45 प्लस थीटा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे g बचेगा। सिमिलर आप क्या करोगे 2u sin 45 माइनस थीटा, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा g। क्लियर, अब इसको देखो भाई, कट गया, ये भी उड़ गया। ठीक है, तो TA डिवाइडेड बाय TB जो बच जाएगा आपके पास कितना बचेगा, sin 45 प्लस थीटा, और नीचे बचेगा sin 45 माइनस थीटा। क्लियर, तो मेरे पास ये निकल के आएगा। अब मैं क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी वगैरह यूज कर सकता है, sin a प्लस बी sin a माइनस बी। तो sin a प्लस बी क्या होता है, sin a, ठीक है, sin a cos b। ठीक है, तो यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस रहेगा sin थीटा, और यहाँ पे cos 45। ठीक है, सिमिलर नीचे क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे sin 45। ठीक है, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, बाकी कहानी वही रहेगी। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे sin थीटा, और यहाँ पे बन जाएगा cos 45। ध्यान से देखो बेटा, sin 45 cos 45 वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, तो इसमें कॉमन लेके 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यू कैन कैंसिल। ठीक है, तो ये मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना के इसको सॉल्व कर देता,
तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा देखो तो 1/√2 1/√2 कॉमन आ जाएगा, 1/√2 1/√2 दोनों ऊपर नीचे से कॉमन आ रहा है, तो ऊपर बचेगा cos थीटा और यहाँ पे बच जाएगा प्लस का sin थीटा, ठीक है, और नीचे यहाँ पे बन जाएगा cos थीटा और माइनस क्या बचेगा आपके पास sin थीटा, ठीक है। तो आंसर जो आ रहा है यहाँ पे tan थीटा समथिंग दे रखे हैं, तो मैं tan थीटा बना सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ ऊपर नीचे cos से मल्टीप्लाई डिवाइड है, सीधे चाहो तो cos थीटा कॉमन ले सकता, cos थीटा कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये सब मेथोडोलॉजी आना चाहिए भैया, नहीं आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा, मैंने cos थीटा कॉमन लिया तो sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा आपके पास tan थीटा, ठीक है। तो मर गए बल्ले बल्ले, तो 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा जो है आपका, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का जो है रेशियो आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप की चीज आपको समझ आई होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्लेन पोलराइज्ड लाइट कंबाइन एट सर्टेन पॉइंट हुज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स आर इवन वेक्टर आपको E नॉट sin ओमेगा t दे रखा है, E2 E नॉट sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 3 दे रखा है, ठीक है। आई कैप डायरेक्शन में फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिजल्टेंट वेव, तो रिजल्टेंट जो बनेगी दैट इज E वेक्टर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, ठीक है। तो इन दोनों का क्या करना है, रिजल्टेंट जब दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, E नेट का मैग्नीट्यूड दैट इज E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos फाई, ठीक है। फाई क्या है, फेज डिफरेंस है। तो यहाँ पे मेरे पास E1 E2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड दे रखा है E नॉट का स्क्वायर, ठीक है, E नॉट का स्क्वायर प्लस E नॉट का स्क्वायर दोनों के सेम है, यहाँ पे 2 E नॉट का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई, दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस आएगा, दोनों साइन के फंक्शन है, ठीक है। sin ओमेगा t में sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 3 देगा, तो फेज डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पे cos पाई बाय 3 आ जाएगा, ठीक है। फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाय 3। यहाँ पे देखो साइन के अगर cos के होते कोई साइन का होता तो मुझे एक फॉर्म में लाना पड़ता, तो साइन है तो cos में, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पे cos पाई बाय, तो यहाँ पे cos पाई बाय 3 हो जाएगा, फाई की वैल्यू यहाँ पे पाई बाय 3 बोले तो 60 है और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, ठीक है। तो ये पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा, अंदर अगर ध्यान से देखो तो कितना बचने वाला है 2 E नॉट का स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बचेगा E नॉट का स्क्वायर, क्यों 2 डिवाइडेड बाय 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √3 E नॉट आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है वो √3 की वैल्यू जो पुट कर दी है, तो यहाँ पे 1.7321 जो भी है, तो आपके पास ये E नेट जो है मैग्नीट्यूड आपके पास निकल आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं थी गाइस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस सेम क्वेश्चन जो है नीट में पूछा हुआ है और यहाँ पे इसको चिपका दिया जेईई मेंस में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, वेरिएबल फोर्स आपको दे रखा है, सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। यहाँ पे दे रखा है 2t i कैप प्लस का कितना दे रखा है यहाँ पे 3t स्क्वायर j कैप, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दे रखा है एक्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, मास दे रखा है आपको कितना 1 kg, ठीक है, which is at rest at t equal to 0, find the power supplied as a function of time। तो मुझे क्या चाहिए, पावर चाहिए भैया, ठीक है। तो सबसे पहली बात है फोर्स इक्वल टू क्या होता है F इक्वल टू ma, ठीक है। तो m यहाँ पे क्या हो जाएगा dv डिवाइडेड बाय dt, और पावर क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है फोर्स डॉट v, मतलब वेलोसिटी और फोर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो मुझे फोर्स मालूम है, मुझे वेलोसिटी और मालूम करनी है, तो फोर्स इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है ma, a की वैल्यू dv बाय dt, तो मेरे पास जो dv निकल के आएगा F डिवाइडेड बाय m और यहाँ पे dt मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 1/m की वैल्यू कितनी 1 kg, तो सीधा सीधा F dt, ठीक है। इंटीग्रेट कर दो dv, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो तो v आपके पास निकल के आएगा वेक्टर टर्म्स में। फोर्स की वैल्यू कितनी है 2t, तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, तो हमेशा याद रखना जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी फोर्स दे रखा है जस्ट उसको इंटीग्रेट कर दो, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। तो इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे 2 आया समझ में 2, और यहाँ पे t है तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 i कैप प्लस, क्लियर है, 3 यहाँ पे पावर 8 हो जाएगा तो पावर 3 डिवाइड बाय 3, ये क्या हो जाएगा आपके पास j कैप हो जाएगा, 3 ने 3 को डाल दिया, 2 ने 2 को डाल दिया, आंसर कितना आएगा t स्क्वायर i कैप प्लस का t की पावर 3 j कैप, ठीक है। ये मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या रखा है, फोर्स दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में सीधा सीधा पावर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है पावर, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे कर रहे हो 2 into t का स्क्वायर t, तो कितना हो जाएगा पावर 3 i into i 1 हो जाएगा, 3 t की पावर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो आपके पास पावर आ जाएगी वाट में भाई साहब, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, सिंपल सा है, ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा हुआ है, याद रखना भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से है गाइस, सेमीकंडक्टर में जेनरल डायवर्सिटी क्वेश्चन है, फाइंड द करंट थ्रू द एमीटर फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर, ठीक है। रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर आपको 4 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, अगर इसकी एक्सप्रेशन आपको याद रहती है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एक आपका जेनरल डायोड जो है लगा के ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे जो है पैरेलल में वोल्टेज जो है मेजर कर रहा है, वोल्टमीटर लगा हुआ है, यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड RL, और इसकी क्रॉस जो पोटेंशियल होता है ना भाई,
उसको अपन VL बोलते हैं। और यहाँ पे एक एमीटर लगा रखा है जिसपे आपको करंट बताना है, ठीक है। आपके पास इसके क्रॉस पोटेंशियल जेनरेटर के क्रॉस VZ होता है और यहाँ पे एक आपका सीरीज रेजिस्टेंस होता है RS, ठीक है। और यहाँ से जाने वाला करंट उसको IS बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे कई बार बताया है, पिछले एग्जाम्स में पुराने क्वेश्चन देख लेना, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है सिमिलर, तो वहाँ पे भी हमने सॉल्व किया है, ठीक है। वहाँ पे कुछ चीज अलग पूछा था। तो यहाँ से जाने वाला करंट IL होगा और यहाँ से आने वाला IZ, तो IS की जो वैल्यू हो जाएगी दैट वुड बी IZ प्लस IL, ठीक है। तो IL की वैल्यू कैसे निकालना है आपको, सिंपल सा है। IL इक्वल टू क्या होता है, VL डिवाइडेड बाय RL। VL कितना दे रखा है आपको, देखो तो यहाँ पे ये दे रखा है आपको कितना 4 वोल्ट, ठीक है। RL कितना दे रखा है आपको 400 ओम, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जब काटाकुटी करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो IL की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो तो 10 टू पावर माइनस का 2, ठीक है। अगर इसको मिली एम्पियर, क्योंकि यहाँ पे आंसर जो जाएगा मिली एम्पियर, 10 का ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर माइनस का 3 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। आंसर जो आएगा IL दैट इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।